बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे और वीकेंड की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सबसे आगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आपने अभी से वीकेंड की तैयारी जो है ना, जाहिर है आज मूड बनाना शुरू कर देते हैं। मूड बनाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जी, आज है 31 जुलाई 2025। तकरीबन नहीं बल्कि ऑलमोस्ट और मुकम्मल तौर पर 7 महीने जो है 2025 के गुजर चुके हैं। वक्त ऐसे गुजर रहा है कि पता ही नहीं चलता। अभी मुझे लगता है अभी 2025 शुरू हुआ था और अब 7 महीने भी गुजर चुके हैं। इससे ये भी पता लग रहा है कि हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। बंदे को वहाँ पे भी टेंशन पड़ जाती है कि हर गुजरते साल ममनुआ टॉपिक के ऊपर क्यों बात कर रही हैं आप? इसके ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं पूछ रही मैं तो। नहीं, मैं कहती हूँ कि एजिड होना जो है ना, एजिंग इट्स अ प्रिविलेज। अगर आप एजिंग एज नहीं होगी, जल्दी कोई भी मरना नहीं चाहता है। बहरहाल जी, 2025 जुलाई का महीना बड़े अच्छे से गुजरा है। थोड़ा सा क्विक रिकैप की हम बात कर लें। बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुए हैं, लोड शेडिंग भी कुछ इलाकों में देखी गई है और मौसम के बदलते हालात और क्लाइमेट चेंज जो है ना वो भी हमने देखा है। अब कुछ आगे की प्रेडिक्शन जो है वो मैं सोच रही हूँ वो बता दें। अगस्त की प्रेडिक्शन थोड़ी सी बता देते हैं। किस किस के लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए नहीं, आप बताना चाहेंगे? नहीं, आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। मैं बता देती हूँ। माहिर इल्म नुजूम जो है ना वो क्या बता रहे हैं अगस्त के बारे में, और 3 सितारों का उन्होंने कहा है कि वो अगस्त उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो कौन कौन से है? पेशगोई ये है कि इस महीने इन सितारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की किस्मत चमक उठ सकती है, जिसमें पहला जो है ना वो बुर्ज हमल यानी कि एरीज है। क्या कहता है जी एरीज? अच्छा, एरीज कहते हैं। सबसे पहले जो हम बात करें एरीज के हवाले से, बुर्ज के हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि उनके माली हालात जो हैं वो मजबूत होने जा रहे हैं और जिंदगी में खुशियां दस्तक देंगी। मुख्तलिफ जराए से रकम की आमद होगी और वो अफराद जो सेहत के हवाले से परेशान है उनके लिए मुस्बत निशानियां हैं। आपका स्टार तो नहीं है? नहीं, मेरा स्टार नहीं है। मेरा स्टार जो बर्थडे मंथ था वो जुलाई था। दिस इज द लास्ट डे ऑफ जुलाई। लेकिन बड़ी अच्छी खबरें हैं जी। मैं कैन से टू ऑल द एरीज आउट देयर, ऑल द वेरी बेस्ट इस मंथ के लिए। उसके बाद बुर्ज असद यानी कि लियो की बात करें तो तमाम लियो वाले जरा सुन लीजिए, उन अफराद को पैसों की तरफ से इस माह मुश्किलात का सामना नहीं होगा। कारोबारी अफराद जो है वो इस महीने मुनाफा में रह सकते हैं और नए मुआहदे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस महीने जो है वो कामयाबी के आसार ज़्यादा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन अफराद को बच्चों की तरफ से अच्छी खबर मिलने के भी इम्कानात हैं। तलबा को मतलूबा नताइज भी हासिल होंगे और किसी भी बड़ी सेहत की परेशानी का सामना करने के इम्कानात कम हैं। लेकिन इस टाइमलाइन के दौरान इन लोगों को सेहत की मामूली परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल अच्छा ही है वैसे दोनों स्टार। आपका वैसे स्टार क्या है? मेरा स्टार लिब्रा है। ओह, आपके लिए भी ये महीना अच्छा रह सकता है। अगली खबर जो है ना वो यही है, बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा के बारे में। इन अफराद को आबाई जायदाद से माली फायदा होगा। चले जी एक एक करके बात कर लेते हैं। आबाई जायदाद जो है ना उधर से आपको फायदा होने वाला है। दूसरा ये कि आमदनी में इजाफा होगा, आपकी सैलरी जबरदस्त सैलरी बढ़ने वाली है। तैयारी कर लेती है। आपके कोई काम तो नहीं रुके हुए? हो सकते, बिल्कुल हैं, हुए हैं तो इस महीने उनके होने के मुकम्मल इम्कानात मौजूद हैं, वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा मुलाजमत और कारोबार में बड़ी तरक्की और तोसी के इम्कानात भी हो सकते हैं। उम्मीद का दामन मैंने नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से अब जो है ना वो उस तरफ जा रहे हैं। मेरे सितारे गर्दिश में नहीं है, मेरे सितारों की गर्दिश रुक गई है। मेरे लिए अच्छी अच्छी खबरें जो हैं अगर ये प्रेडिक्शंस ही साबित होती हैं तो डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट है ना। आपके लिए महीना अच्छा रहने वाला है इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि मैं मैनिफेस्ट कर लूँ कि बुर्ज सरतान वाले जो हैं आपने परेशान नहीं होना, बाकी सितारे जिनके हैं उन्होंने परेशान नहीं होना। हम अपनी मेहनत से जोरे बाजू से इस महीने को अपने लिए अच्छा बनाएंगे। अच्छा, ये साल जो है ना वो एक और शख्सियत के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। उनके बारे में आपको बता देते हैं कि रोजाना 1 खरब 41 अरब रुपए कमाकर मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस से ज़्यादा अमीर बन जाने वाला शख्स जो है उसका नाम सामने आ गया। ये शख्स 2025 के दौरान सबसे ज़्यादा कमाने वाला फर्द भी है, जिसकी दौलत में 7 माह के दौरान यानी कि सिर्फ 2025 के दौरान अब तक 109 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। 109 अरब। आप ही बताएं, मैं नहीं बता रही, जो गुस्सा आ रहा है। मतलब किसी की बढ़ रही है, गुस्सा आयशा को क्या कर रहे हैं इतने पैसों का? ऑरिकल कंपनी के शरीक बानी जनाब लैरी एलिसन, ये मार्क ज़करबर्ग और जेफ बेजोस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं, जो दुनिया के दूसरे फर्द हैं जिनकी दौलत इलॉन मस्क के बाद 300 अरब डॉलर से ऊपर जा चुकी है और अभी वो 301 अरब डॉलर के मालिक हैं और इलॉन मस्क से महज 64 अरब डॉलर्स पीछे रह चुके हैं। अच्छा, ये तो अच्छी रेस वैसे लगी हुई है, हेल्दी रेस लगी हुई है पैसे कमाने की उनकी दौलत। आई डोंट नो इफ इट्स हेल्दी और नॉट, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में एक बंदे के पास दौलत चली जाना, तो ये तो मुझे तो एतराज है इस पे।
बस वो अर्न कर रहे हैं और एक दौलत की एक दौड़ लगी हुई है। ठीक है, एक से हट के तीसरा नंबर किसी और का भी आना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि एक और बंदे की एंट्री हो गई, वो इस लिहाज से खुशाइंद है, वरना इलॉन मस्क हमेशा हो रहे होते थे। आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। बालाजी, मैं ये समझती हूँ कि अगर 5% के पास दुनिया की आधी से ज्यादा या कि 1/3 दौलत रहती है ना, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त खबर थोड़ी देर पहले जो हमारे सामने है, हमने सोचा कि इसको हमने शामिल करना है, उसके ऊपर हम तबसरा और तज्जिया भी लेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी खबर है, जो कि पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी हुई है। बहुत पॉजिटिव खबर है और वो ये है कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ तिजारती डील जो है वो हो गई है और इसको कंफर्म किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ, अमेरिकी सदर का बड़ा ऐलान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका अपने तेल के ज़खायर को तरक्की देने के लिए अब मिलकर काम करेंगे। जबरदस्त हो गया जी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा करने का ऐलान किया है और कहा कि भारत को, साथ ही उन्होंने भारत को तंज का निशाना भी बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए बताया कि हम आज व्हाइट हाउस से तिजारती मुआहिदों पर काम करते हुए बेहद मसरूफ हैं। मैंने कई मुमालिक के रहनुमाओं से बात की है, जिनमें से हर कोई चाहता है कि अमेरिका इंतहाई खुश हो। हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा तय किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर को तरक्की देंगे। हम इस वक्त उस ऑयल कंपनी का इंतखाब करने के अमल में हैं जो इस शराकत दारी की क़यादत करेगी। और सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मौके पर भारत को भी नहीं भूले। क्या कहा उन्होंने भारत? उन्होंने ये कहा कि यू नेवर नो, पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर काम कर रहा है और कल को हो सकता है पाकिस्तान जो है ना वो भारत को तेल बरामद भी कर रहा हो। इसकी डिटेल जान लेते हैं और पाकिस्तान के लिए इसकी क्या मानी है ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन में हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं मुआविज सिद्दीकी। चलते हैं मुआविज, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी तो गुड मॉर्निंग है, आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कंटेंट ऑफ दिस डील हम क्या समझे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे देखने वालों को। मेरे तौर पे कई दिनों से ये बात चल रही थी कि जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड की डील होगी और बढ़ेगी, इस हवाले से कई दौरे भी हो चुके थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का भी दौरा हुआ था, इसके अलावा सरदार साहब भी यहाँ मौजूद थे। तो कुछ चीज़ें नज़र तो आ रही थी, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी के हवाले से शायद लोगों को इम्कान नहीं था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर खुद जो है वो ट्वीट करेंगे। और उन्होंने अचानक ये ट्वीट की कि बल्कि अपने जो सोशल ट्रुथ उस पर उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान से मुआहिदे के साथ करीब पहुँच गए। और जो उन्होंने ख़ासतौर पर बात की जो अब तक पूरी गुफ्तगू में सामने नहीं आई थी कि वो जो तेल के ज़खायर हैं उसके हवाले से जो वो मौजूद हैं और पाकिस्तान में हम अपनी यहाँ की जो कंपनीज हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं वहाँ, उनमें से किसी एक को उसमें इंतखाब करेंगे और ताकि वो वहाँ सरमायाकारी कर सकें। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा जिस तरह और दीगर चीज़ों पे जो वज़ीर ख़ज़ाना ने जो अपना बयान जारी किया उसमें जो है वो एक दूसरे की मंडी तक जो रसाई तक दी जाएगी उसकी बात हुई। उसके अलावा IT पे बात हुई। उसके अलावा जो मिनरल्स हैं, ख़ास तौर पे मिनरल्स को भी अब तक जो हम सुनते आए थे वो मिनरल्स के ही सुन रहे थे, तो वो मिनरल्स वगैरह हैं वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये मिनरल इस वक्त दुनिया की ज़रूरत में से एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए कि जितने IT के शोबे हैं इसमें इन मिनरल्स की, इन जो मदनियात है उसमें उसकी ज़रूरत होती है जो उनके चीज़ें बनती हैं। उसके अलावा जो माइनिंग है इसमें जो है वो भरपूर तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए अमेरिका मदद करेगा। अच्छा, इस लिहाज से जो आपने कहा कि इसकी अहमियत क्या है, तो अगर हम गुज़िश्ता कई सालों का अगर हम तजिया करें और देखें, तिजारत तो हो रही थी लेकिन हमेशा पाकिस्तान को एक ख़ास मंजर में देखा जाता था कि जी अफगानिस्तान से लड़ाई हो रही है तो हम उसमें किस तरह काम करेंगे, फला मुल्क से बातचीत हो रही है तो हमारा उसमें क्या हिस्सा होगा। तो हमारा जो हमेशा हमें एफिनेटेड किया जाता था वो अफगानिस्तान के साथ कि उसकी जो सूरत हाल है। और फिर ये कहा जाता था क्योंकि खत्ते में एक पोजीशन है पाकिस्तान की, तो हर वक्त एक बल्कि अगर मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ, एक चौकीदारी वाला जो है पहलू नजर आता था। लेकिन इस तरह जिस तरह बात हुई है और कि जो है वो तिजारत की बात करेंगे तो बहुत अहम पेश रफ्त है। होती थी, ऐसा नहीं है कि तिजारत नहीं हुई है पाकिस्तान के लिए। मुआविज, जिस तरह आप भी कह रहे हैं ये बहुत अहम पेशरफ्त है, यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुआविज सिद्दीकी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। अभी हमें ज्वाइन माहिर मईशत हैं खाकान नजीब साहब, उनसे जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस जो डील है, तिजारती डील, इस हवाले से हम बताइएगा कि ये कितना गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान के लिए। एक तो बात यह है कि आई थिंक एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे बात हुई है US के साथ, जिसका मतलब ये है
कि पाकिस्तान इस वक्त जो एक उनके साथ ट्रेड करता है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इस ब्रॉडर फ्रेमवर्क में जो हम पे टैरिफ लागू होगा वो जो 29% है उससे काफ़ी कम होगा। अभी इसकी जुजियात सामने नहीं आई हैं, बट जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है उसमें हमने उनको भी नॉन टैरिफ बैरियर्स की मद में कुछ मराहत दी हैं। अभी डिजिटल टैक्स भी हमने जो 5% दिखाया था वो भी उठा दिया है, और उनकी कुछ प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में रसाई जो है आई एम श्योर बढ़ेगी। पाकिस्तान की जो एक ऑयल की सिचुएशन है, एक जो एनर्जी की सिचुएशन है, उसमें मावनत लेने के लिए ये बात हुई, और ये उन्होंने ट्वीट भी किया है चूँकि यूएस प्रेसिडेंट ने, कि पाकिस्तान में जो एनर्जी के ज़खायर यानी कि ऑयल के ज़खायर हैं, और जियोलॉजिकल सर्वे पिछले कई सालों से हमें बताते हैं कि ये हमारे ऑफशोर ऑनशोर मौजूद हैं, तो उनके लिए हमें एक प्रैक्टिकली पैसे की भी ज़रूरत है। दिस रिक्वायर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू डू, और नो हाउ और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसको समझने की ज़रूरत है। ये कोई दुनिया में फर्म्स जैसे BHP बिलिटन, रियो टिंटो, बैरक गोल्ड, एक्सॉन मोबिल अमेरिका की, ये वही फर्म्स ये काम समझती हैं। एक्सॉन मोबिल आई थिंक पहले भी पाकिस्तान में ऑपरेट करता रहा है, फिर उन्होंने अपने ऑपरेशंस पुल आउट कर दिए। अब वो ये कह रहे हैं कि वो किसी फर्म का तायुन करेंगे जो ये काम पाकिस्तान में करेगी, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्विस ने यहाँ तक बताया कि एक बड़े ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं, और ये गुफ्तगू हम कई सालों से अब कर रहे हैं। सो उसको अमली जामा पहनाने में, सो ये दूसरा जोश है उस ट्रेड। व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान? ट्रंप का बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट होना, उनकी तरफ से ये बात एक स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान का नाम लेना, पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स की बात करना, पाकिस्तान में तवानाई का शोबा जो है, आपको लगता है कि इससे दुनिया भर से सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान की तरफ आएगी इस स्टेटमेंट के बाद? देखिए, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट टू GDP है वो बहुत लो रहा है, और FDI $1.5-2 अरब पिछले कई दहाइयों से ये एक ट्रेंड रहा है पाकिस्तान में कि इसके दरमियान रही है। एक पिछले 3-4 साल से की कोशिश हो रही है, चाहे वो SIFC के फ्रेमवर्क में हो या उसके ताउन से किया जाए, कि किसी तरह हम माइंस एंड मिनरल्स, एनर्जी सेक्टर, IT और अब क्रिप्टो में भी कोशिश करें कि एक फॉरेन इंटरेस्ट जो है वो कायम किया जा सके। रेकोडेक के बाद इससे पहले सैंडक था, हम ये देख रहे हैं कि एक एनर्जी में ये इंटरेस्ट है। ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स, एनर्जी सेक्टर में एक्सप्लोरेशन को आगे ले जाना चाहता है, एंड इट्स अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क विद द US। और अच्छी बात यह कि हम आज डेट या पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मसाइल नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क वो क्या होगा, वो कैसे तय होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जुजियात जल्दी सामने आ जाएंगी कि आखिर क्या टैरिफ की एप्लीकेबिलिटी होगी पाकिस्तान पे। 29% से ये कम होके 10-15 कहाँ पे आकर 20 पर सेटल होता है, और वो पाकिस्तान की मसनूआत की जो रसाई है वो किस तरह बढ़ाता है US में। हम 5-5.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, और तवक्को रखते हैं कि हम इस एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकें, और जो US हमें 1.5-2 अरब डॉलर की चीज़ें भेजता है हम उनको भी रसाई दे सकें पाकिस्तान में। बट पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान का पूरा एरिया है, और अब ये जो एरिया है जिसमें हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं, इसमें एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट पिछले कई सालों से, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, पाकिस्तान की तरफ से भी तो काम किया गया था और सीरियसनेस दुनिया को दिखाई गई थी। यू रिमेंबर ऑयल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस भी हुई थी SIFC की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि भारत के ऊपर भी हमने बात करनी है, जो एक सैटिरिकल सेंटेंस आया है ट्रंप की तरफ से, लेकिन उससे पहले जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा अमेरिका के साथ, वो कहां पर स्टैंड करेगा या उसके ऊपर कितना असर आएगा इस सारी इकदाम के बाद? तो एक तो बात यह है कि चूंकि भारत हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर है, और अगर उस पर 25% टैरिफ लागू हो जाता है और आपका टैरिफ कम होता है, 10% भी कम होता है या 15% भी कम होता है, तो आपको एक एज मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का, बिकॉज दे आर 10-15% चीपर, वेदर इट्स अ लेदर जैकेट, वेदर इट्स अ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, वेदर इट्स फार्मास्यूटिकल,
दीज आर द एरियाज जो पाकिस्तान आगे चलकर डेवलप और कर सकता है। सर्जिकल गुड्स हैं, सो आपको एक कंपेटिटिव एज मिल जाता है। फूड बास्केट में हेल्प हम कर सकते हैं उनकी, राइस की एक्सपोर्ट करते हैं हम दुनिया भर में। सो डेफिनेटली एक एज है। ये वक्त और मौका पाकिस्तान के लिए 10 मई में एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का स्टेटस लेना, और पाकिस्तान को एक अदराक हो गया है कि हमें एक एक्सपोर्ट लेड, प्राइवेट सेक्टर लेड एक ग्रोथ मॉडल में जाना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बहुत बात होती है। मैं फिर कहूँगा कि इसमें एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उसको भी हमें एक्साइट करना है, बिकॉज वही जाकर जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप्स करेगा। ये आगे अगर अमेरिका की फर्म्स या दुनिया भर से कहीं से फर्म्स आती हैं तो उनके लोकल पार्टनर्स भी चाहिए होते हैं, डॉक्टर साहब वो आगे बढ़ेगा। अमेरिकी सदर ने एक तंजिया बात की भारत के हवाले से, मैं चाह रही थी उसका भी थोड़ा सा आप जिक्र कर ले। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। इस सेंटेंस की इंपॉर्टेंस आप क्या समझ रहे हैं, या फिर इसको एक तंज के तौर पर ही लेना चाहिए, या आपको लगता है कि सियासत में कोई तब्दीली आ सकती है खित्ते में इसके बाद? देखिए, तेल आज भी 83% दुनिया की, लेट मी रिपीट दैट, 83% ऑफ एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड आज भी फॉसिल फ्यूल से फुलफिल होती हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो इसी नज़रिए से अगर आप देखें तो अगर आने वाले सालों में भी आपको तेल की ज़रूरत रहेगी, तो चाहे वो हम इंडिया को बेचें या दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट करने के काबिल हो, ये एक अच्छी काबिलियत होगी। 2029 में जब कॉपर माइंस, जब हम गोल्ड रेकोर्डिक की एक्सपोर्ट शुरू करेंगे 1-1.5-2 अरब डॉलर की, तो ये भी हम दुनिया भर को बेच सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। सो ये एक पोटेंशियल तो ज़रूर एग्जिस्ट करता है, बट आई स्टिल वांट टू से दिस कि ये एक अमर बहुत वक्त दरकार है। इसमें हमें रेकोर्डिक 1974 में जियोलॉजिकल सर्वे से पता चला था। बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज दरकार है, बहुत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दरकार हैं, बहुत लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स दरकार हैं, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स दरकार हैं। इस सब चीजों को अमली जामा पहना। डॉक्टर साहब, हम ये समझ सकते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ अगर मैं लिबर्टी ले लूँ, कि जिस वक्त इसके ऊपर शायद अमली इकदाम हो तब तक पता नहीं हम भी जिंदा होंगे या नहीं होंगे, और इसको डिस्कस कर रहे होंगे या नहीं करेंगे, बट जी in the next 5 to 10 years, I think you'll still be a good anchor in the next 5 to 10 years, I hope so. So उसमें हम इसको अमली जामा जरूर पहनाएंगे, बट एक सिग्नल भी अगर हम दुनिया को ये कर रहे हैं, आप इसको इस तरह समझिए कि ये एक एनर्जी सेक्टर, माइंस एंड मिनरल्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम एक्सप्लोरेटरी वर्क करके दुनिया में एक पार्ट प्ले करना चाहते हैं। सो दैट्स इवन अ गुड सिग्नल टू डू। देखिए, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को उजागर करना है कि हम रेगुलेटरी रिजीम, हम प्राइवेटाइजेशन, हम लिबरलाइजेशन, हम आसानियाँ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना, हम ये सारे जो अवामिल हैं इनके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, और मुल्क में वो फिजा पैदा कर रहे हैं, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, सिक्योरिटी की भी, कि ये सारे काम किए जा सकें। आई थिंक इवन ट्रेंड towards that is a good omen for Pakistan, but इसका मतलब ये नहीं है, ये जो immediate इसके benefits हैं लोगों को आना शुरू हो जाएंगे। This is a, you know, hard work, और एक resource curse भी कहलाता है। जो African nations हैं वो भी बहुत कुछ produce करती हैं, but वो अपनी nation को फायदा नहीं दे पाती। But at least we can say कि हमारा course जो है वो ठीक है, और इसके ऊपर हमें चलते रहना चाहिए, और जो पॉलिसीज बन रही हैं उसके अंदर कंसिस्टेंट रहें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद थे, और की जानिब से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो डील हुई है उसके कंटेंट के बारे में अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे कि इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर पाकिस्तान, बट लेट्स सी, विल हैव टू वेट। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से सितारों पर कमंदे डाल रहा है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे ख्याल से ये जो साल है ना, पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है। अभी हमने अमेरिका और पाकिस्तान की तिजारत की डील के हवाले से बात की, फिर पाकिस्तान और भी कई महाजों पर कामयाबी हासिल कर चुका है, लेकिन अब जिक्र करते हैं खला का, जिस शोबे में भी पाकिस्तान की कामयाबियों को जो सफ़र है वो जारी है। पाकिस्तान ने आज सुबह चीन के शहर शियाचिंग में वाक़ सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से खला में रवाना कर दिया है, जिसे माहिरीन ने मुल्क की खलाई तहकीक
अर्जी मुशाहिदे की बात कर ले, कुदरती वसाइल की निगरानी की बात कर ले, इसके शोबे में एक बहुत बड़ी पेशरफ करार दिया है, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान जो है ना, इसके लिए ज़रूरी भी है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। सुबह 7:38 पर यह सेटेलाइट लॉन्च किया गया और स्पार्को के हुक्काम तो लॉन्चिंग मकाम पर मौजूद थे, लेकिन कराची में स्पार्को हेडक्वार्टर से भी इसे बराह रास्त नशर किया गया। अब इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर राइट नाउ कहाँ पर स्टैंड करता है? हमने सोचा ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, और इस खासतौर पर पेशरफ्त का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर आएगा, पाकिस्तान की स्पेस की जो जितने भी R&D हो रही है उसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पार्को के जनरल मैनेजर हैं अदील शाजीब साहब। चलते हैं उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया अदील साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। What does it mean for Pakistani जो लॉन्च किया गया है? It's a landmark achievement for Pakistan in the domain of satellite technology, specifically for the Earth observation satellite. ज़मीनी मुशाहिदे के इसमें बहुत एक बेहतर सलाहियतों का हामिल ये सैटेलाइट है। इससे पहले हमने इस साल के शुरू में अवाइल में एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये सैटेलाइट उससे बेहतर सर्विस देगा, बेहतर इंफॉर्मेशन देगा, जो कि हमारे डिसीजन मेकर्स को डिसीजन लेने में एक पिवटल रोल, कलीदी किरदार भी अदा करेगा। ठीक है। और चीन के साथ पाकिस्तान का पाकिस्तान के साथ जो ताउन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले भी पाकिस्तान ने सैटेलाइट वहाँ से लॉन्च किए हैं। देखिए चीन के साथ, चीन देखें आप एक एडवांस कंट्री है और हर रोज़ वो एक एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, तो उससे में हमें बहुत बड़े मदद हासिल होती है, ना सिर्फ स्पेस में और बहुत से शोबे में। लेकिन हम स्पेस को पर्टिकुलरली देखें तो स्पेस हमें या कहते हैं हमें चीज़ें खुद इनसारी की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें मौका मिलता है चीज़ें अडॉप्ट करने का और टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में। ओके, और इससे पहले हम रिलाय दूसरी टेक्नोलॉजी या दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कर रहे थे, और यहाँ इस लॉन्चिंग के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ओके ठीक है, तो कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जो कि अफेक्ट करेंगे या हेल्प करेगा ये सेटेलाइट उनके लिए? देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है ना बहुत से शोबों पे डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, जिसमें एग्रीकल्चर का है, ठीक है, आबी वसाइल का है, माहौलियाती आलूदगी का है, आबी वसाइल का है। तो इससे बहुत से क्या कहते हैं आपके शोबे जो है कैटर होते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ज़रई शोबे में किस तरह से हेल्प करेगा, ज़रई शोबे आबी वसाइल के हवाले से किस तरह से हेल्प करेगा? देखिए ज़रई शोबे में हमें, जो कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, तो हमें अपने क्रॉप्स की एस्टिमेशन, उसकी मॉनिटरिंग, कहत साली तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमें बर वक्त पता चल जाती है, जो हम अपने गवर्नमेंट और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको से शेयर करते हैं, ताकि वो बर वक्त फैसला करके कोई बड़ा नुकसान ना हो। और क्या कहते हैं, उसके साथ साथ हम एस्टिमेट भी करते हैं कि हमारी क्रॉप कितनी होगी, ताकि हम अपने मुल्क के लिहाज से एस्टिमेट कर सकें कि पॉपुलेशन की क्या नीड है, तो अकॉर्डिंगली उसको हम कैटर कर सकें। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर राइट नाउ पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, एंड व्हाट डू वी एम फॉर? हमें कहाँ तक राइट नाउ पहुँचना है? देखिए सबसे पहले तो एक मनसूबाबंदी होती है जो कि हमारी हो चुकी है। स्पेस विजन 2047 एक क्या कहते हैं बनाया गया, जिसमें हमने अपने आप को सेल्फ रिलायंस और मुख्तलिफ सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के शोबों में फ़रोग भी हासिल करना है और अचीव भी करना है। तो हमें उसमें सेटेलाइट टेक्नोलॉजी में हमें कहते हैं एक तो माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं ना, उसका भी आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस वक्त फेस करने पड़े हैं माहौलियाती तब्दीली के हवाले से। कैसे हेल्प कर सकता है और कितने अरसे तक हम एक्सपेक्ट करें कि इसमें हेल्पफुल होना शुरू हो जाएगा? देखिए माहौलिया जो हमें बिल्कुल क्या कहते हैं राइट, अभी जो हमें हालात क्या फेस कर रहे हैं, जैसे स्मोक है, स्मोक में हमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा हुआ ये इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ से वो एमिशंस हो रही हैं, ताकि हम अपने गवर्नमेंट के इदारों को बता सकें कि जी यहाँ से, ताकि वो उसको पॉलिसी बना सकें और उसके कहते हैं उसको ख़त्म करने के लिए इकदाम ले सकें। ठीक है, और कुदरती आफात के बारे में भी हम बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, फोरकास्ट कर पाएंगे, इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह सैलाब की अभी सूरत हाल है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, हम पहले भी वो जो सैलाब आए हैं उनकी क्या कहते हैं तखमीना भी कर चुके हैं क्या नुकसान हैं, और हम मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके साथ इलाक़ करके ताउन करके हम ये चीज़ें मॉनिटर भी कर रहे हैं और क्या कहते हैं बर वक्त उसकी प्रेडिक्शन भी करते हैं। ठीक है, अच्छा अदील साहब, वैसे अज़राए मजाक, चांद पर कब तक जाएंगे हम? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांद पे इंशाल्लाह हमारा अगले साल इंशाल्लाह हमारा ये कहते हैं एस्ट्रोनॉट जाएगा, पाकिस्तानी होगा, तो इंशाल्लाह हमारा प्लान और ये किसी दूसरे मुल्क के साथ या चाइना के साथ हम मिलकर इसको भेजेंगे, अपने एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे? जी बिल्कुल। राइट नाउ एस्ट्रोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, उनके लिए कितना स्कोप है या कितना पोटेंशियल है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर? ठीक है, स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो देखेंगे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता अब कमर्शलाइजेशन भी हो रही है, स्टार्टअप्स भी हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स और ये नए जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा
इन डेप्थ स्कोप है। ठीक है। अच्छा, ज़लज़ले के हवाले से भी कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है पहले से, इस हवाले से भी कुछ काम हो रहा है? ज़लज़ले के आफ्टर पोस्ट जो है ये कहते हैं वो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका क्या नुकसान है, किस एरिया में हुआ है। अर्ली प्रेडिक्शन सैटेलाइट के थ्रू नहीं होती, कुछ और टेक्नोलॉजीज होती हैं। और ठीक है। अच्छा, हम अगर अपने पड़ोस मुल्क में देखें, इंडिया की तरफ देखें, उधर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर, और हम ये भी देखते हैं कि उनके एस्ट्रोनॉट्स या उनकी टेक्नोलॉजी है वो नासा के साथ बहुत ज़्यादा मिलकर काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का प्लान है आगे फ्यूचर में नासा के साथ मिलकर काम करने का या अपने एस्ट्रोनॉट्स उधर भेजने का, सो दैट वो एक्सप्लोरेशंस पर जा सकें? देखिए, ये इस लेवल पे तो हम अपनी मुल्क की ज़रूरियात के लिहाज से देखते हैं कि हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। हमारी कोशिश तो होगी, लेकिन ये है कि इस पॉलिसी लेवल पे कुछ डिफाइन हो। और ये गवर्नमेंट जो है राइट नाउ या पास्ट में जो गवर्नमेंट्स रही है, उनका कितना ज़्यादा फोकस रहा है हमारे इस शोबे पर? नो डाउट गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज सपोर्टिव and they identified कि satellite is a very potential, they have potential application। तो इस तरह हमें क्या कहते हैं, हमें भरपूर फंडिंग की जाती है, और इसी तरह इसलिए हमें इतने एसेट्स हम अभी तक स्पेस में भेज चुके हैं। अच्छा, चीन के ताउन के मैंने पहले भी सवाल किया था, चीन खुद कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इस पूरे शोबे में, और पाकिस्तानी जो वहाँ पर जाते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या जो बच्चे इधर आना चाहते हैं, वो क्या सीख सकते हैं वहाँ से? देखिए, चीन को अगर आप मवाजना करें तो चीन अगर आप मतलब मुकाबला अमेरिका के पहुंच गया है, अगर जो सारे शोबे जो स्पेस में ज़रूरत होती है उसमें वो अचीव कर चुका है। जो हमारे लोग जाते हैं, नो डाउट वो एक एडवांस सिटी, एडवांस कंट्री है, वहाँ की एजुकेशन इंडस्ट्री वो बहुत लर्निंग के बहुत मौके हैं, और वो लर्न करके पाकिस्तान अगर आगे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें भी बहुत फ़ायदा हो। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं काबिल ज़िक्र जो पाकिस्तान के लिए आगे जाके अच्छा काम करेंगे और पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं? इस सारे एक तो जिक्र कर लीजिए, एक एस्ट्रोनॉट का है, एक हमारा डीप लूनर मिशन भी है जो कि अप्रूव हुआ है। उसके अलावा हम इस तरह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, इन पे हमारा मेन फोकस है। ठीक है, तो उसके किया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं स्पेस के अंदर और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। कोई ऐसा प्रोग्राम उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए है कि वो जाकर उसको एक्सपीरियंस कर सकें, इस पार्क को आ सकें? कुछ ऐसा प्लानिंग में है? देखिए, हमारे इस तरह के बड़े प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह हमारा एक डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट स्कूल्स में जाता है, पर ईयर अराउंड 100 स्कूल्स विज़िट करता है, उनको अवेयर करता है, एजुकेट करता है। प्लस अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड स्पेस वीक वो कंडक्ट होता है 3 डिफरेंट सेंटर्स भी हमारे, ठीक है, और फिर हम इनवाइट करते हैं स्कूल्स को ताकि हम उनको स्पेस एजुकेशन, अर्ली स्पेस एजुकेशन अवेयर कर सकें, ताकि वो ड्यूरिंग देयर एजुकेशन वो उस चीज़ को। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं? इंटर्नशिप भी प्रोग्राम्स हैं फॉर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो हम डिफरेंट सेंटर्स पे करते हैं, उनको इंगेज करते हैं। जो हम टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उनके प्रोजेक्ट भी मतलब ये कहते हैं उनका इंडस्ट्री में आने से पहले वो एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो ग्लैड टू हियर दिस न्यूज़ एंड सो ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। दिल शाज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पार्को के मैनेजर। और इकबाल ने कहा था ना, क़नात न कर आलम रंगबू पर चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। तो बहुत खुशी होती है जब इस तरह की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी अब स्पेस के अंदर और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा काम हो रहा है कि वो दुनिया भर में काबिल ज़िक्र है। एक ब्रेक की तरफ अब जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी आम सेगमेंट्स हैं जिन पर हमने बात करनी है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। ये जो हमारा सेगमेंट है ना, ये बड़ा ख़ास है। किस लिहाज से अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, क्योंकि हमने बात करनी है इसमें ई स्पोर्ट्स के हवाले से, गेमिंग इंडस्ट्री के हवाले से जो दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की कर रही है। इस वक्त ये इंडस्ट्री सालाना $500 बिलियन से ज़ायद का कारोबार कर रही है। आपको पता है कितने जीरो होते हैं 500 बिलियन? नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी, नहीं पता। मुझे नहीं पता। 500 बिलियन पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा होते हैं, बस मुझे ये पता है। अच्छा, खैर, तमाम पेरेंट्स जो हैं उनको चाहिए कि वो खास तौर पर इस सेगमेंट को सुने, और खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा ई गेम्स के अंदर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि माँ बाप मना करते हैं बच्चों को, माँ बाप मना करते हैं। मुझे तो याद है मेरे भाई बचपन में खेला करते थे तो उनकी तो पिटाई हो जाया करती थी अच्छी खासी। लेकिन अब बहुत पोटेंशियल है, इस वक्त तब्दील हो रहा है, और अब ये सिर्फ एक हॉबी नहीं रही है बल्कि एक बाकायदा एक पैशन के साथ साथ प्रोफेशन भी बनता जा रहा है, और दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी किया जा रहा है, और इसके अंदर बहुत काम भी हो रहा है। माहिरीन ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस शोबे में $2 बिलियन तक पहुँचने का पोटेंशियल रखता है, और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के क़याम का ऐलान किया है और टास्क फोर्स
तश्कील दे दिया है। फेडरेशन के क़याम के लिए एक अहम कदम भी उठाया गया है कि बरतानिया ई स्पोर्ट्स फेडरेशन और कॉमनवेल्थ का वफ़द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर है इस वक्त, और इस सिलसिले में वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का भी इम्कान था, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और टास्क फोर्स के मेंबरान जो हैं वो भी बरतानवी वफ़द से रहनुमाई लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की तश्कील कब तक मुमकिन होगी और इसके क्या क्या फ़वाइद होंगे और नौजवान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और पाकिस्तान ओवरऑल स्टैंड कहाँ पर करता है ई स्पोर्ट्स के अंदर, स्पेशली इस ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के क़याम के बाद क्या क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात कर लेते हैं। हमने आज दावत दी है बरतानवी ई स्पोर्ट्स और कॉमनवेल्थ वफ़द को, जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टॉम डोर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स फेडरेशन है। Tom, thank you so much for joining us. And we have with us Kalam Neer. He is the head of education, British Esports Federation. Thank you so much for joining us. Lean Robinson is on the right side, and he is the head social policy development Commonwealth Secretariat. And Saima Majid हमारे साथ हैं, जो कि रुकन हैं Commonwealth की। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। Welcome everyone. Thank you so much. All right, Tom, what do you think about Pakistan, and where are you enjoying your trip right now in Pakistan? Absolutely. It's our first time in Pakistan, and it's a fantastic experience, and the hospitality that we've received, and it's a huge thank you to the Prime Minister's Youth Programme and to the Commonwealth Secretariat for the kind invitations to be here. We're really enjoying ourselves. How Pakistan is treating you so far? Oh, amazing! Like beyond our expectations. The hospitality, the friendliness, the food. The food is fantastic. He is just talking about food. Absolutely. Amazing. Glad to have you. Yeah, so thank you. And I'm glad that you're enjoying it. Okay, so where do you think Pakistan right now stands in esports and esports federation? Do you see the potential? Sure. Yeah, a huge potential. Okay. The things that we have learnt, the things that we've understood as we've had meetings over the last 3 or 4 days, the opportunities are massive. You have the 5th biggest population in the world. 170 million people under the age of 30. Yeah. So video games and esports is absolutely the way to engage young people. It is what young people are doing. Exactly. So let's meet young people where they are and capture this passion and use it positively, in balance, in moderation, but use this to help develop digital skills, skills of the future, careers of the future, linked to digital, to creative media skills. Here we are in a wonderful studio being surrounded by people working in technical creative media. This is what happens in video games. And then science, technology, engineering, maths, jobs in those fields, jobs that society need, that Pakistan need, that the global society need. Esports and video gaming can be the vehicle that helps to drive careers and skill development. But you know about Pakistan and the parents here, they don't like their kids to play games. You think they try to stop. The change in trend will help them understand that it is important for their kids, if they want to play games, they can play games? It's definitely a change. It's definitely a journey. We've had the same at home for us in the United Kingdom, with parents, with senior leaders in education, with government, to actually understand the value. And again, I'm a parent myself, so you know and so is Tom. So we understand that balance is key. But the question that we always have for parents is, do you know what they're doing? Have you asked them what are they playing? Who are they speaking to online? Who are their friends from around the world? And actually there's a moment there where you can connect with young people and help to inspire them onto a wide range and diverse range of potential career opportunities that now exist in a digital economy, in a digital world. And I think that's what's really exciting for us, hearing about the potential here in Pakistan, that this is about a future vision to become a digital nation, to become a hub in this region, and that's a really exciting opportunity, and the more parents can understand about that, the better. Yeah, okay. साइमा, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ. What do you think Commonwealth जो है वो किस तरह से हेल्प कर सकता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं चाहूँगी उर्दू में भी थोड़ा सा हम अपने देखने वालों के लिए बता सकें, कहाँ पर स्टैंड करता है और पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए राइट नाउ इस ई स्पोर्ट्स को अगर हम देखें तो? Thank you so much. So I'm youth officer at the Commonwealth for past 3 years. I'm working there, and Commonwealth has जो है अपनी 56 member countries जो हैं उनमें Commonwealth Youth Program के तहत जो है बहुत सारे technical assistance provide करता है based on उन countries की क्या demand है, क्या needs है. और पाकिस्तान से हमें ये need identify हुई थी कि Prime Minister चाह रहे हैं कि हम e-sports के ऊपर एक पॉलिसी लाएं, एक फेडरेशन बनाएं,
एक स्ट्रक्चर हो, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सारी यंग पॉपुलेशन है, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है ई स्पोर्ट्स की तरफ, और उसके नेगेटिव साइड से बचें और उसके बेहतरीन फ़ायदे जो हैं हम अपनी यूथ को दे सकें। तो उसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा निज़ाम बन जाए जिसके लिए उन्होंने टास्क फोर्स बनाई, और उस टास्क फोर्स को हम असिस्ट कर रहे हैं इसको अचीव करने में। और फिर दुनिया की टॉप जो ई स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनमें से एक ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिनको हम यहाँ लाए हैं ताकि इनके तजर्बे से हम फ़ायदा उठा सकें और टास्क फोर्स को उसका जो टारगेट प्राइम मिनिस्टर ने दिया है वो अचीव करने में हेल्प करें। Right, definitely. Right. Lynn, how do you see the potential in e-sports, especially in Pakistan? How important it is to invest in this field? So we've been here, and what we've found is that the country, the Prime Minister and the ministers, Ministry of Technology, they have looked at Pakistan and believe that this could be a place where, you know, they are at the forefront of the digital revolution in the world. And so the vision to have Pakistan become a tech nation is a great one. One of the ways to get there is to get our young people involved in this journey. And the best way, we think, is using esports, because the potential to attract and to engage so many people. I mean, lots of us are using our phones now, mobile, to play games, and our young people are doing the same thing. It's harnessing all of that knowledge and that skill and channeling it in a way that makes Pakistan benefit. And so the potential is great. When we look at the numbers, the potential for Pakistan to become one of the world leaders in this area is great. You're already doing a lot of fantastic work. The technology is sound. You have very good infrastructure. The education system is sound. The young people are talented and creative. We just need to just work together cohesively and allow Pakistan to just do what it does best, which is to deliver excellence, you know, in this area. But don't you think there are a lot of challenges as well? Yes. What do you think the top 3 challenges right now to establish a better and strong federation? Well, so what we know so far is that, number one, we need to get the education system really focusing on digital skills from the earliest years all the way up. We need to make sure that happens so that the children at the very earliest ages are thinking about how to use digital skills, and the education system is able to respond. That's a big part of the challenge. A second challenge we heard this week is that, you know, though the technology is great, there are some barriers in terms of how, you know, the big companies can really invest in Pakistan. So we need to do some regulatory changes and considerations if we are to open up the floodgates and allow industry to do its best work. And you think the officials are adaptive? Absolutely. That the Prime Minister has shown great leadership. The Prime Minister's youth program is showing great leadership in trying to open up new industries so that the young people of Pakistan can get, you know, the best potential to showcase their talents to the rest of the world. Tom, what difference do you see in Britain and in Pakistan's youth, you know, in esports? Very little. There's very little difference. The young people, there's maybe a slight difference in the types of game they play, but the passion and the enjoyment, the fun that they have playing these games is the same in the UK, it's the same here. I think where we are maybe 5 or 10 years ahead of the journey is with the parents, and the parents' understanding and acceptance of video gaming in balance, in moderation. So again, one of the challenges is for the Pakistan Esports Federation, for the Prime Minister's youth program, is to educate parents and to help parents to understand the video game industry around the world is worth more on an annual basis than the film industry and music industry combined. So the job opportunities, when parents say you're wasting your time playing video games, actually the job opportunities in the video game industry. They're concerned about their future, what they're going to do. Okay, we have very little time. I want you, Callum, to answer this question. What do you think are the key steps that can be taken for a strongly established e-federation in Pakistan? I think first and foremost, it's establishing the policy. So that involves all the different ministerial areas and the departments that we've spoken to this week, and that is advancing really quickly. Secondly, it's then establishing the National Esports Federation with a view to then develop education, develop infrastructure and national representative teams. So right now, in classrooms around Pakistan and in homes, there will be people sat there who in 2 years' time will have an opportunity to represent Team Pakistan
in the Olympic esports games and have the chance of winning a gold medal. You think it should be incorporated in the studies as well, in schools and colleges? Yes, so we have that model in the UK, and we have an international model which we've shared here with the Ministry of Education, and there's an education pathway that goes right from primary schools all the way through to university and higher education, where people can study esports, but also esports and business, games design, events management, coaching, media and production. So yeah, there are huge opportunities to a wide range of career opportunities, not just in esports. But utilising esports in curriculum allows us to have fun, allows us to engage, but then through an adapted pedagogical approach means that we can progress our young people into areas of passion. And there should be balance as well. Of course. There should be balance. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Thank you so much for joining us. Lovely to have you guys in our studio. जनाब तमाम पेरेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स आप उनको कंप्यूटर में लगा के दे सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है मेरे पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा सा खेलते थे ना हम, उसके बाद हमें मार पड़ना शुरू हो जाती थी। वो मार भी इसलिए पड़ती है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, वो सुबह से रात हो जाती है, वो उठने का नाम लेते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। गेम्स एडिक्टिव होंगी तो बंदा ना अच्छी तरह से उनको खेल सकेगा। बालाजी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और अहम मामला जिस पर सभी बात करें, खासतौर पर इस्लामाबाद के लोग बड़े कंसर्न हो गए थे कि हम खा क्या रहे हैं इस्लामाबाद में। आप नहीं करना पूरा करें मुझे बड़ा, मैं एंजॉय करूंगी आप, क्योंकि आयशा जरा बाहर जरा कम ही खाती है, मैं ज्यादा जा रही हूँ, तो मैं इसलिए ज्यादा कंसर्न हो गई थी। इस्लामाबाद में गधे का बरामद होने वाला जो गोश्त है, उस मामले पर पुलिस ने इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली है, और कहा अब ये जा रहा है कि गोश्त मकामी मार्केट में सप्लाई किए जाने से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं मिल सके हैं। पुलिस का ये बताना है कि गोश्त और खालें चीन एक्सपोर्ट की जानी थी, मगर कार्रवाई से कबल ही छापा मार लिया। इससे पहले हम ज़रीफ पर जाएं, हमारे साथ ज़रीफ मौजूद है। मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ज़रीफ देगा पुलिस की तहकीकात पे, इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पुलिस ने तहकीकात की हैं, इब्तदाई तहकीकात, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि हमें जो है वो अभी तक जो है मकामी मार्केट में गोश्त सप्लाई करने के किसी किस्म के सबूत जो है नहीं मिले, लेकिन मज़ीद तहकीकात जारी है। अब देखिए, ये मामला इस तरह है कि फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर हैं मैडम तायरा, उन्होंने ये जो है वो छापा मारा। जब छापा मारा तो वहाँ से सबको पता है कि 1000 किलोग्राम गोश्त था, 45 जिंदा गधे थे, उनकी खालें पड़ी हुई थी। अब खालें तो उसके बारे में बताया जाता है कि खालें एक्सपोर्ट हो जाती हैं, ये एक अलग बहस है कि वो मेकअप के सामान या इस तरह की चीज़ों में वो इस्तेमाल होती हैं। खालें तो एक्सपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन गोश्त के हवाले से अभी तक ये भी नहीं साबित हो सका कि गोश्त पाकिस्तान में किसको, अगर मकामी मार्केट का नहीं हुआ तो बैनुल अक़वामी मार्केट को भिजवाए जाने से मुतल्लिक भी कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो है वो ये जब मामला आया तो उसके बाद से जो डिप्टी डायरेक्टर है खातून तायरा, उनसे मुतादिद बार मैंने कोशिश की रब्ता करने की कि मैम क्या मामला है, क्योंकि जिसने छापा मारना है या जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको बेहतर पता होगा। वो तो इस मामले पे मुकम्मल खामोश हो गई हैं इस वाक़े के बाद। फिर जो डीसी इस्लामाबाद है वो भी मीडिया से किसी फोरम पे उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ अपना एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया था जिसमें उन्होंने जो है तफसीलात बताई थी। जी ठीक है, सिर्फ एक वीडियो बयान जारी कर दिया गया और तफसीलात बता दी गई हैं, लेकिन क्या शहरी जो हैं वो इस कंफ्यूजन से निकल आए हैं कि जी ठीक है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना था, ये बाहर ही जाना था। अब आई डोंट नो, स्टेक आप खाती हैं। ज़रीफ थैंक यू, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ज़रीफ थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए, अपडेट करने के लिए सारे मामले के बारे में। अब लेट्स सी इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशंस के अंदर क्या हकाइक सामने आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद वाले जो है ना बड़े गौर से इन खबरों को देख रहे हैं जो बाहर जाते हैं, खासतौर पर खाना खाने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम डेंटल इम्प्लांटोलॉजी में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो पहचान बन चुका है। वो अपनी फील्ड में कई एजाज़ात भी उन्होंने हासिल कर रखे हैं और उन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा से जो है वो डिग्री उन्होंने हासिल की है। इसके अलावा पाकिस्तान के वाहिद सर्जन होने का एजाज़ भी उन्होंने हासिल किया है। हम बात करें डॉक्टर इरफान कुरैशी की। डॉक्टर इरफान कुरैशी ने 2008 में किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री हासिल की, जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है। उन्हें 2015 में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबरा में इम्प्लांट डेंटिस्ट्री के लिए एग्जामिनर की हैसियत से भी तैनात किया गया और रवां साल वो इस वक्त एक नई तारीख रकम करने में कामयाब हो गए हैं, जब वो पहले पाकिस्तानी इम्प्लांटोलॉजिस्ट बने हैं जिन्हें अमेरिकन बोर्ड ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी इम्प्लांट डेंटिस्ट्री ने सर्टिफाई भी किया है। तो हमने सोचा कि उनको हम यहाँ बुलाते हैं, एक तो उनको मुबारकबाद भी देते हैं और आपसे मुलाकात भी करवाते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या दुनिया में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हमारे साथ डॉक्टर इरफान कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक हैं। थैंक यू सो मच, ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब कि आप अमेरिकन बोर्ड ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी इम्प्लांट डेंटिस्ट्री से बोर्ड सर्टिफाइड पहले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है, कितनी अहमियत रखता है ये सारा मामला? मुझे एक ये पुराना वक्त याद आता है। जब मैंने FSC किया, उसके बाद टेंशन थी कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो घर से डांट पड़ती थी। किसी ने कहा कि यार तू ऐसा करिए, तुम ना बस तुम मोची बन जाना। तो मुझे मेरे दादा की एक बात याद आती है। वो कहते थे, मेरे दादा कहते थे, कोई गल नहीं पुत्र, तू मोची बन जाए, लेकिन फिर तू मोची इंज दा बनी कि दुनिया किसी को अपनी जूती मरम्मत करानी होवे ना, वो आए तेरे कोल। What he tried to tell me was कि तुम जो भी करो, you should become the best at it. तो मुझे ये था, when you're American board certified, मुख्तलिफ specialties के American boards होते हैं, and when you are American board certified, तो उसकी मतलब that is the top, उससे ऊपर फिर कुछ रह नहीं जाता। मेरा ड्रीम था, अल्लाह ने करम किया, and I became, उन्होंने मुझे एक पूरा लेटर भी दिया that you are the first ever Pakistani, you made history by becoming the first Pakistani to be American board certified. So अल्लाह का बहुत शुक्र है। राइट। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि पाकिस्तान में डेंटल इम्प्लांटोलॉजी के शोबे में इस वक्त मौके क्या आपको नजर आ रहे हैं? इम्प्लांट डेंटिस्ट्री एक बहुत बूमिंग फील्ड है, और ये जो अगर कोई डेंटिस्ट या यंगर डेंटिस्ट को ये देख रहे हैं मुझको, तो वो शायद बेहतर समझ सकेंगे कि इसमें सर्जिकल पार्ट भी है, इसमें कॉस्मेटिक पार्ट भी है, रेस्टोरेटिव पार्ट भी है। तो ये बहुत ही डायनामिक फील्ड है, एंड डेंटल इम्प्लांट्स इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर टूथ रिप्लेसमेंट। सो इसका फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा है। इस पर दुनिया में बहुत तहकीक हो रही है, बहुत रिसर्च हो रही है, एंड न्यू थिंग्स आर कमिंग एवरी डे। सो या इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एंड अ वेरी डायनामिक फील्ड। वेरी डायनामिक फील्ड, और एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने वो स्टोरी अपने दादा वाली जो है ना वो शेयर किया है। बहुत सारे लोग उससे इंस्पिरेशन लेंगे, एंड मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो डेंटिस्ट्री के शोबे में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे इंस्पिरेशन तो वो लेंगे ही, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ मशवरा आप उनको देना चाहें कि क्या क्या करना चाहिए, अपने आप को बेस्ट कैसे बनाना चाहिए अपनी फील्ड में? देखिए, मैं हमेशा, मेरे पास जब कोई यंगर लोग आके मशवरा मांगते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, तुम जो भी चूज़ करो, तुम्हारे जहन में ये होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ चूज़ कर ली है, मैंने इसका इंतखाब कर लिया है, अब मैं इसमें दुनिया का बेहतरीन शख्स बनूंगा, चाहे वो कोई भी स्पेशलिटी हो या कोई भी प्रोफेशन हो। और और आजकल तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, नए नए शोबे आ रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। सो कोई देयर इज़ नो रीज़न उसमें। और ये मेरे ख्याल से ये चीज़ बड़ी गलत है, जो लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ना कि यार फलाने फील्ड के अंदर सैचुरेशन बहुत है, अब इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। सैचुरेशन नहीं है, अभी भी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है ना, वो है क्वालिटी की आज भी कमी है। सो आप जो भी कर रहे हैं, डेंटिस्ट्री के अंदर बहुत सारे और शोबे हैं, शायद ये आम लोगों को नहीं पता कि एक सिर्फ BDS करने के बाद आप सिर्फ एक जनरल डेंटिस्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी और स्पेशलिटीज़ हैं, और उस स्पेशलिटी में इफ़ यू वांट टू ऑफर द टॉप क्वालिटी फॉर योर पेशेंट्स, देयर इज सो मच रूम फॉर दैट। वो जरूर करें। और एक ये भी तो पाया जाता ना कि या तो सैचुरेशन है, या फिर इस फील्ड के अंदर जो है ना पैसे बहुत ज्यादा हैं। एक मर्तबा मैं इसका स्पेशलाइज्ड पर्सन बन गया तो मैंने पैसे बड़े कमाने हैं। तो इन दोनों में से फिर बैलेंस कहाँ पर रखा जाए कि ठीक है आप पढ़ने के बाद अच्छा कमा भी लें, बट स्टिल आपका पैशन होना चाहिए वो? देखिए, मेरी अब काफ़ी उम्र हो गई है, मैंने काफ़ी नशेबो फराज देख लिए हैं ज़िंदगी के। मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो पैसे के पीछे, पैसे को परसू करते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। मगर मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पीछे दौलत भागती है, पैसा उनके पीछे भागता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, और वो मैंने देखा है वो लोग हैं जो अपने काम को ना इबादत समझ के करते हैं। और वो जिस तरह आपने जिक्र किया, एक लफ्ज़ पैशन, जुनून जो है ना, वो जुनून पे तो कई मरतबा मुझे लगता है कि कुदरत भी अपना फैसला तब्दील कर देती है आपका जुनून देख के। तो वो आप जो भी करें उसको पैशनेटली करें। और हमें बड़े बूढ़े भी सिखाते हैं, हमारा मजहब भी सिखाता है कि बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने क्वालिटी की बात की, आपने पाकिस्तान से भी ज़ाहिर पढ़ा है, फिर आपने बाहर जाके भी पढ़ा है। एजुकेशन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको कितना डिफरेंस लगा है, कि या आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसी हिसाब से पाकिस्तान में भी पढ़ाया जा रहा है?
अनफॉर्चुनेटली कड़वा सच ये है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। इवन सो मच सो कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम एटलीस्ट हमारे शोबे में डेंटिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हम उनसे भी बहुत पीछे हैं। और उसमें बहुत देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और हम लोग खास तौर से पता है हमारी डिग्री जो बैचलर्स डिग्री है, MBBS वालों के पास तो ये ऑप्शन है कि वो USMLE जो लाइसेंसिंग एग्जाम है वो पास करके वहाँ की स्पेशलिटी स्ट्रीम के अंदर स्पेशलाइज कर सकते हैं। BDS के लिए नहीं है। पाकिस्तान का 4 साल का BDS और 1 साल की हाउस जॉब, फॉर एग्जांपल अमेरिका में उनके 2 या 3 साल की इक्विवेलेंस बनती है। वहाँ जाके फिर आपको लाखों डॉलर और खर्चने पड़ते हैं वहाँ का लाइसेंस करने के लिए। तो हमारी एजुकेशन क्वालिटी डेंटिस्ट्री में अभी काफ़ी पीछे है। चीज़ें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। अब मुझे देख के खुशी होती है, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से पढ़ाई करके अब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं एंड दे वांट टू मेक अ डिफरेंस। और मेरी गुजारिश होगी जो लोग इंचार्ज हैं, जो लोग इस पूरी अथॉरिटीज़ को रन करते हैं, कि इनको मौका दिया जाए दैट दे शुड मेक अ डिफरेंस इन द क्वालिटी of healthcare in Pakistan। बिल्कुल आई एग्री विद यू। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम अपना मेहमान भी बनाते हैं और मुलाकात करवाते हैं अपने नाजरीन के साथ उनकी, जो पाकिस्तान में आकर चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बहुत ही डायनामिक फील्ड है ये। तो जैसे अगर मैं पाकिस्तान में अपने इर्द गिर्द देखूँ, रूट कनाल भी अगर करवाना है ना, तो हम किसी भी डेंटिस्ट के पास उठकर चले जाते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग से हमें डॉक्टर्स के पास या अलग स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थोड़ा सा ज़रा हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको। जी, जिस तरह मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ होती हैं, उस तरह डेंटिस्ट्री के अंदर भी देयर आर वेरियस स्पेशलिटीज़। अब आपने रूट कनाल्स का जिक्र किया, वो एंडोडोंटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसमें आता है। और एंडोडोंटिक स्पेशलिस्ट एक फील्ड है। इसी तरह जिस तरह ब्रेसेस जो लगाए जाते हैं वो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है। हमारी फील्ड इम्प्लांटोलॉजी है, वो भी अब एक स्पेशलिटी बनती जा रही है। इस तरह ओरल सर्जरी है, ओरल मेडिसिन है, ओरल पैथोलॉजी है। तो और आजकल तो सब कुछ, आजकल ना आप किसी को मिसलीड नहीं कर सकते, सब कुछ आप इंटरनेट के ऊपर निकाल लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी रिसर्च करें। जनरल डेंटिस्ट्री में ये नहीं कह रहा कि वो एक ख़राब फील्ड है, या अगर बंदा सिर्फ कोई जनरल डेंटिस्ट है तो वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है। मगर जाहिर है जिसने स्पेशलाइज किया हुआ है, कुछ चीज़ें, कुछ प्रोसीजर्स स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स होते हैं, तो बेहतर है कि आप स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ डेंटिस्ट्री के बारे में जो मशहूर है वो ये कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर एस्थेटिक डेंटिस्ट्री की ऑर्थोडॉक्स की जो हम बात करें तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होती है? कोई भी अगर ट्रीटमेंट आपने करवाना है तो इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? एक्सपेंसिव इसलिए अब तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है बिकॉज हमारा जो देखें, एक अगर आम फिजिशियन है तो वो कहीं भी एक डिसेंट ऑफिस लेके एक टेबल लगा के वो प्रिस्क्रिप्शन नुस्खे प्रिस्क्राइब कर सकता है। हमें एक पूरा पैराफर्नेलिया चाहिए होता है। वी नीड डेंटल चेयर, और डेंटल चेयर तो सिर्फ आप अंदर देखते हैं, उसके बाहर एक कंप्रेसर, एक सक्शन मशीन, उसके अलावा हमारे बायो मटीरियल्स, फिर हमें एक स्टाफ चाहिए होता है। डेंटिस्ट अकेला काम नहीं कर सकता, उसको कम से कम एक डेंटल नर्स की जरूरत होती है। तो इसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज्यादा है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि ये दुनिया के मुश्किल तरीन प्रोफेशंस में से है। एक मैं जब इंग्लैंड में पढ़ा था, वहां पर एक रिपोर्ट आई थी अबाउट द 37 मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। डेंटिस्ट्री वाज नंबर 1। हमारी कमर रह जाती है, हम गर्दन झुका के काम करते हैं, साल लगे रहते हैं। तो ये आई मीन यू नो, एंड देयर इज अ प्राइस। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ, देखें क्वालिटी हैज अ प्राइस unfortunately, but it does. So expensive. आप कोई भी चीज अगर हाई क्वालिटी लेना चाहेंगे, you have to pay for it. तो जी एक्सपेंसिव है, चीपर डेंटिस्ट भी हैं, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखें, गुड थिंग्स डोंट कम चीप, एंड मोर इम्पोर्टेंटली चीप थिंग्स आर नॉट गुड। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में क्वालिटी ट्रीटमेंट लोगों को मिल रहा है? पाकिस्तान में बड़े बड़े इदारे हैं डेंटल हेल्थ को लेकर, आपको लगता है कि वो क्वालिटी ट्रीटमेंट जो उनको मिलना चाहिए या दीगर ममालिक में है? जिस तरह आपने एजुकेशन का कंपैरिजन किया, तो इस फील्ड में भी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब सभी जानते हैं। क्या जवाब है? बदकिस्मती है कि नहीं, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो उस लेवल का नहीं है, जो कि इवन एक सेफ्टी जो बिल्कुल बॉर्डर है उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। और डेंटिस्ट्री मैं ये भी आपको बता दूं कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एड्स और HIV जैसी बीमारियां बहुत आसानी के साथ डेंटल प्रोसीजर के ज़रिए मरीज़ों में मुंतकिल हो जाती हैं। तो इसकी जो स्टेरिलाइजेशन है उसकी भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। तो जाहिर है कि हम लोग यही चाहेंगे, हर मरीज़ ये चाहता है कि वो साफ़ सुथरी जगह पे जाए जहाँ के वो अपने आप को महफूज महसूस करे। तो ये हम पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं।
और अगेन मेरी गुजारिश है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी करें, और हमारे जो और रूम बहुत है और लोग हैं जो आके काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर मौजूद हैं जो यहाँ पर आके दे वांट टू मेक अ डिफरेंस, उनको सिर्फ मौका दिया जाना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि आपने जिक्र कर दिया स्टेरिलाइजेशन का, क्योंकि मेरा अगला सवाल उसी से मुतालिक था। इन द एंड वो तमाम लोग या वो तमाम इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे मैं कहूँगी या स्टूडेंट्स मैं कहूँगी जो कि आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप सिर्फ अकेले पाकिस्तानी ना रहें जो इस बोर्ड से सर्टिफाइड हों, उनको भी सर्टिफिकेशन लेनी है वहाँ से, उनको क्या करना चाहिए और कितना हिस्सा जो है ना अपनी ज़िंदगी का मुख्तस करना चाहिए मेहनत के लिए? देखिए, मेरा मशवरा ये होगा, मैंने जब ये इम्प्लांट डेंटिस्ट्री की तरफ शुरू किया था तो उस वक़्त आज भी बहुत सारे लोग इसको स्पेशलिटी कंसिडर नहीं करते, और कि जी आपका मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो लोग आपको नो कह रहे हैं ना, डोंट लिसन टू नेसेयर्स। आपको किसी भी तरफ कदम बढ़ाने से रोकने वाले बहुत मिलेंगे। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। सो आप डोंट लिसन टू पीपल हु विल डिस्करेज यू। आप जो कर रहे हैं, यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। पहले अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए, फिर आपको अपनी सलाहियत पे, अपनी एबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो मेरे भी जर्नी में मैं शायद ये बड़ी एक मायूब सी बात लगे, लेकिन मैंने जब BDS में था पहले 2 साल में मुझे 3 सब्जेक्ट्स में फेल किया गया था। अच्छा। और उसके बाद अगले 2 सालों में मेरी 3 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शंस थी। तो मैं शायद उस कॉलेज की हिस्ट्री का एक ही फर्द हूँ जिसका तो डोंट लिसन टू नेसेयर्स। आपको जो डिस्करेज करते हैं हम उन लोगों में से जो कहते हैं कि कान मत धरें, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो कोई बात नहीं, गिरना बड़ी बात नहीं, गिरकर उठना जो है ना वो बड़ी बात कंसीडर किया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंशाल्लाह। अल्लाह करे पाकिस्तान का नाम इसी तरह से मजीद लोग जो है वो भी अपनी अपनी फील्ड के अंदर रोशन, और जो जिन लूप होल्स की बात की है वो हम फिल करने में कामयाब हो सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। आगे बढ़ जाते हैं और एक और इंपॉर्टेंट खबर और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, वो आपको देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की जितनी भी खबरें आई हैं ना बहुत ही अच्छी आ रही हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। खबर आपको दे देते हैं, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के कुदरती वसाइल के ज़खायर एक मरतबा फिर से तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। अब इसकी डिटेल्स क्या है? सरकारी दस्तावेजात ये बताती हैं कि ज़िला नीलम में तकरीबन 40 मिलियन ग्राम कीमती पत्थर रूबी के ज़खायर मौजूद हैं। नीलम के इलाके चट्ठा कट्ठा में फिजिबिलिटी स्टडी करवाई गई है, जिसके बाद 46,000 ग्राम से ज़ायद रूबी नीलाम किया गया, जबकि 17,500 ग्राम बैंक लॉकर्स में महफूज। अच्छा, अब हुकाम का ये भी बताना है कि बर्फबारी के बाद साल में सिर्फ 4 माह ही जो एक्सप्लोरेशन है वो हो पाती है। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में जो दीगर पत्थर है, जिनमें ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है और जिप्सम, मार्बल और कोयला समेत दीगर जो मादी ज़खायर है वो भी मौजूद हैं। महकमे मादनियात को रवां साल के लिए 130 मिलियन रुपए आमदनी का हदफ दिया गया है, जो पिछले 15 साल के लिए किसी भी बरस के मुकाबले में ज़्यादा है। तो क्या ये हदफ जो है वो पूरा कर पाए या नहीं, ये भी सवाल। वैसे आपको पत्थर पसंद है? मुझे पत्थर पहनना, हाँ, पत्थर मारने वाले पत्थर नहीं पसंद, पत्थर पहनना पसंद है। इस पर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या ये पाकिस्तान की, अगर हम विफाक की बात करें, उसके अंडर आता है या फिर सिर्फ आज़ाद कश्मीर का प्रोरोगेटिव है। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक MD हैं मोइन रज़ा खान साहब। उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। रज़ा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़िला नीलम में ये रूबी के 40 मिलियन ग्राम ज़खायर की मौजूदगी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान के लिए क्या मानी है इसके? अच्छा, ये है कि जो रूबी जिसे याकूत बोलते हैं जी, ये 40 मिलियन टन की जो है ना वो रोस्ट रॉक या ओर में मौजूद है। इसकी अगर हम 10% इसको देखते हैं तो तकरीबन 4 मिलियन टन का बनता है। इसकी वैल्यू अगर हम निकाले जाए इन सिचू वैल्यू, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें कॉस्ट कोई भी शामिल नहीं है, तो इन सिचू वैल्यू इसकी तकरीबन $1 बिलियन के करीब बनती है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये 300 अरब रुपए के बराबर बनती है। तो लेकिन अभी तक जो इन्होंने बेचा है 40 किलोग्राम या 46 किलोग्राम, ये जो भी कुछ है, या पिछले 5 साल में जो इन्होंने जो कुछ अब तक बेचा है वो तो 25 करोड़ रुपए का बेचा 15 साल के अंदर। उसके बाद अभी ये बात कर रहे हैं पिछले फिस्कल ईयर की, उससे पिछले वाले फिस्कल ईयर की, तो तकरीबन 68 मिलियन रुपीज यानी कि तकरीबन 7 करोड़ रुपए। इसी तरीके से अगले साल भी 7 करोड़ रुपए। उसकी रीजन क्या है मोइन साहब, आपको क्या लगता है उसकी रीजन क्या है? कुछ भी अमाउंट नहीं है, लेकिन इसकी रीजन क्या है, इतना कम मिकदार में क्यों बेचा गया? उसकी रीजन यही है ना कि तरीके से जो प्रॉपर तरीके से माइनिंग होती है उस तरह नहीं हो रही है। लोकलाइज तरीके से जो है वो
लोग जो है खोद के निकालते हैं। और दूसरी बड़ी एक अहम वजह जो है चैलेंजेस, जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि साल में 4 महीने जो है वो यहाँ पे काम हो सकता है। 4 महीने काम हो सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है डेफिनेटली 4 से 7 8 महीने की। तो हमारे पास अहलियत नहीं है या फिर हमारा फोकस नहीं था इस तरफ मोइन साहब? क्या हमारे पास फोकस नहीं था ना? देखे यहाँ पर इनका एक मिनरल डिपार्टमेंट या जेमस्टोन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हमें प्रॉपर उसकी जरूरत है कि यहाँ पे जैसे कि कोई मुजफ्फराबाद जेमस्टोन कटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, कोई प्रॉपर जेमस्टोन की एक फोकस करते हुए। और दूसरी बात ये कि मैं जैसे कहता हूँ ना, सनती तरीके से निकालने की जरूरत है। ये जो इंडिविजुअल्स निकाल रहे हैं, ये छोटी छोटी कंपनी जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की, जैसे जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, पता नहीं उसका यहाँ पे क्या रोल है, लेकिन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है जेमस्टोन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो भी जो जेमस्टोन निकालते हैं वो बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर, और छोटे स्केल से कुछ भी नहीं होगा। आपने स्केल की बात की तो इंटरनेशनल मार्केट में मोइन साहब कितनी डिमांड है ये जो कीमती पत्थर पाकिस्तान में है, और नेशनली भी आप बता दें डिमांड कितनी है? देखिए जेमस्टोन की डिमांड है, एक्सपोर्ट ही किए जाते हैं ज्यादातर। जेमस्टोन की डिमांड तो दुनिया में कभी भी कम नहीं होगी। आप देखें ना, थाईलैंड जो है उसका बहुत बड़ा जेमस्टोन का एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। आप आके देखें वहाँ पे, मतलब दे हैव उनका पूरा एक साइकिल है माइन से लेके एक्सपोर्ट तक का। इट्स अ वेरी हैवी साइकिल। तो उनके पास रूबी भी है, अच्छी क्वालिटी का रूबी भी है। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, सिर्फ रूबी या याकूत की बात नहीं हो रही है, ये इसी की एक केमिकल कंपोजिशन का बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फैमिली का एक पत्थर होता है, इस पर नीलम बोलते हैं, सफायर। ठीक है, राइट। वो इंडिया में, क्योंकि हम जो है ना, हम वेस्टर्न पार्ट में है हिमालयास के, ईस्टर्न वो इंडिया जो है ईस्टर्न पार्ट में है, वहां पे सफायर निकलता है। अच्छा मोइन साहब, ये बताइएगा कि ये अब आज़ाद कश्मीर से जो अब पता चला है, या पता पहले भी था, मजीद दोबारा से इनके ऊपर बात की जा रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या विफाक के दायरा कार में भी आता है ये, या फिर आज़ाद कश्मीर जो है या वहाँ की हुकूमत ही इसकी बेनिफिशरी होगी? हाँ, ये आज़ाद कश्मीर बेनिफिशरी भी होगा और रेगुलेटरी कंट्रोल भी उन्हीं के पास है। तो मिनरल या जेमस्टोन जो भी होगा, कि जेमस्टोन भी मिनरल की एक वैरायटी है और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, इसमें वफाक का कोई काम नहीं होता। अच्छा, पहली इसकी पॉलिसी ये रूल जो है वैसे लास्ट में रखा है 2007 में आए थे, उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। लेकिन इसको मैं फिर वही कहता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ आप दूसरी मिनरल्स के बारे में कि इंडस्ट्रियलाइज स्केल पे पाकिस्तान में काम नहीं होता। सिर्फ 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे रैकोटिक भी है और सेंडक है। इसके अलावा 3-4 के अलावा तरीके से होता नहीं है। मैं बताऊं ना आपको, मैंने अभी मिसाल दी थी कि थाईलैंड में बड़े सनती तरीके से इस पर काम होता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी उनकी एक्सपोर्ट होती है जेमस्टोन्स की। वहाँ भी रूबी है, सफायर भी है, टोपाज भी है। ये सारी चीजें यहाँ पे भी मौजूद है, बाय द वे ये सारी चीजें यहाँ पे भी मौजूद है। और इन चीजों के अलावा रूबी, सफायर, टूरमलीन, बेरिल, एक्वामरीन, ये जो है ना, ये है जेमस्टोन। इसके अलावा जेमस्टोन के अलावा दूसरी मिनरल्स भी है, जैसे आपने जिक्र किया था, मार्बल भी है यहाँ पर, बेंटोनाइट है यहाँ पे, ग्रेफाइट है यहाँ पर, और कोल में भी जिक्र किया था, लेड जिंक भी है यहाँ पे, जिप्सम भी है। ये सारी की सारी जो है ये चीजें बहुत आसानी के साथ एक्सप्लॉइट की जा सकती है, बहुत आसानी के साथ निकाली जा सकती हैं। और लेकिन वो जो बात थी, 4 महीने काम हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा, इसमें हुकूमत के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको भी इसकी एक्सप्लोरेशन के लिए मौका देना चाहिए। प्राइवेट के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो काम करते हैं एक इकोनॉमिक मॉडल के तहत, और इकोनॉमिक मॉडल जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड होता है। और इस तरह फिर आप ज्यादा भी करते हैं काम, बड़े पैमाने पे भी करते हैं, और खर्चा भी उस पर कम करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मॉडल होता है ना उसमें फिर काम बेहतर होता है, बड़े पैमाने पर होता है। आपको टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट को देने होते हैं वो दिए जाते हैं, रॉयल्टी होती है, टैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज होती है। गवर्नमेंट का बहरहाल फायदा होगा। कम से कम ये 5-6 करोड़ रुपए साल तो ये कुछ भी नहीं है ना, दे आर लाइक पीनट्स, दे आर नथिंग। So we need to do these things at a big scale, because यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसे इन्होंने बताया ना, 40 टन का जो है, 40 टन भी वैसे बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 40 टन कभी अगर ये बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ज़खायर हैं सिर्फ रूबी के, तो वो भी तकरीबन $2 बिलियन की। लेकिन मुझे सब लगता है ऐसे थे कि फोकस गवर्नमेंट का इस तरफ आ रहा है। आपको याद होगा माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई थी SIFC की तरफ से इस सिलसिले में। अच्छा, थोड़ा सा जरा हम माजी के अंदर देखें, रैकोटिक वाला मामला, उसके अंदर हमने इंटरनेशनली बिडिंग करवाई थी, उसके बाद कंपनीज आई थी बाहर से और उन्होंने आके यहाँ पर कोशिश की थी या कोशिश कर रही हैं कि यहाँ से गोल्ड को निकाला जा सके। आपको लगता है कि यहाँ से माइंस करने के लिए या एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंस मौजूद है, हमें किसी और कंपनी या बाहर की किसी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी?
देखिए पाकिस्तान में कॉम्पिटेंस मौजूद है, टेक्नोलॉजी जो है उसकी जरूरत होती है। बाहर की कंपनी डेफिनेटली दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी, दे ब्रिंग रिसोर्सेज, और उसका तरीका भी ये होता है कि जब हम लोकल यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उनको जब इनवाइट करती हैं कि वो आते हैं बिडिंग के थ्रू व्हाटएवर, तो फिर वो यहाँ पे लोकल्स को भी ट्रेन करते हैं। वो भी एक उनका पार्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है। लोकल को ट्रेन करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये जब हम ये करेंगे, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कम से कम ऐसी आजाद कश्मीर में तो नहीं हुआ, अभी रेको डे का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तरीके से होता है। राइट मोइन साहब, टेक्नोलॉजी की बात की, कहाँ पर हम लैक करें, किस चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? ये देखें, टेक्नोलॉजी, इसको माइन करने की टेक्नोलॉजी, इसको निकालने की टेक्नोलॉजी, इसको कट करने की टेक्नोलॉजी, जैसे कहते हैं ना, जो रॉ कट होता है फिर फाइन कट होता है, इसका जेमस्टोन में तो कट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी टेक्नोलॉजी। और लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तो उसके अंदर से माइन करने की टेक्नोलॉजी की। वो माइन किस तरह किया जाता है? अभी तो खोद के किया जाता है, तो सॉ होती हैं और जैक हैमर्स होते हैं। उसकी बजाय हमें प्रॉपर तरीके से, यानी कि जैसे होता है ना कि नीचे से अंडरग्राउंड सबसर्फेस माइनिंग होती है, रूम एंड प्लर मेथड होता है, ऑल दोस थिंग्स। तो वो टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान में नहीं है। उस टेक्नोलॉजी के लिए तो पाकिस्तान में लाना, जब बड़े स्केल पे हमें करना पड़ेगा तो हमें प्राइवेट कंपनीज को बाहर से, इंटरनेशनल, हमें उनको इनवाइट करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। उनको करेंगे तो हमारी लोकल इंडस्ट्री भी डेवलप होगी उसके साथ साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोइन रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सारे मामले को एक्सप्लेन किया और टेक्नोलॉजी में बात किया। डेफिनेटली जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, देखने वाले लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उनको भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। कुछ खेल की बात करते हैं, लेकिन खेल में पड़ोसी मुल्क भारत की सियासत की भी साथ साथ बात होनी जरूरी है, क्योंकि वो तो बाज नहीं आता, वो हर खेल में सियासत ले आते हैं। लगा ऐसा है कि खेल को तो निकाल ही दें, सिर्फ सियासत हो रही है जी। एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। इससे पहले राउंड मैच में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया था और ये मुतालिबा किया गया था कि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के लेजेंडरी जो क्रिकेटर रहे शाहिद खान अफरीदी, उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा जो है वो ना बनाया जाए। पहले उन्होंने ये शर्त रखी, फिर शाहिद अफरीदी ने खुद से कहा कि ठीक है जी मैं नहीं खेलता। फिर उन्होंने कहा शाहिद अफरीदी ग्राउंड में भी ना आए, वो फिर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मकसद ये था कि उन्होंने तो खेलना ही नहीं। मैं ना मानू की रट लगाई भी थी ना उन्होंने। बहरहाल उनकी जो जहनियत है वो खुलकर सामने आ गई है, एक्सपोज तो वो होकर रह गए हैं दुनिया भर के सामने। लेकिन अब सेमीफाइनल ना खेलने से पाकिस्तानी टीम जो है वो सीधा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच जाएगी। अब सवाल इसके अंदर कई सारे खड़े होते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये ठीक है ICC इसको रिकग्नाइज नहीं करता है इस इवेंट को, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इस बयान के और इस रवैये की इंडियन प्लेयर्स की जानिब से वो क्या है। और थोड़ी सी ज़रा बात करेंगे कि पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ जो है वो उसके लिए पाकिस्तान की तैयारी कैसी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मोहित शाह साहब। आप इनको अक्सर हमारे शो के अंदर आज एक मरतबा फिर से हमारे मेहमान बने हैं। शाह साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर मी। हाउ डू यू सी ये जो रवैया हमें नजर आ रहा है भारतीय क्रिकेटर्स का? देखें, बड़ी अजीब सी बात है, हमेशा इंडिया की जब बात आती है और ख़ासकर ऐसे हालात में उनका वतीरा है कि चीप पब्लिसिटी किस तरह हासिल की जाए और किस तरह एक नॉन इशू को किस तरह हाईलाइट किया जाए। हर चीज बॉलीवुड तर्ज पे चल रही है। ये सारा प्री प्लान्ड है जी, कोई ऐसी बात है नहीं है। और इन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो ये सोच के आए थे। ये कोई ये नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन इनसे कोई ये बात होगी, ये सोच के आए थे, ये प्लानिंग उनकी मीडिया की तरफ से प्रेशर से नहीं हुआ। ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये इस तरह की चीजें नहीं होती। आपका कोई अगर देखें इस तरह की चीज है तो वो आपको उसके हिंट्स पहले से मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और ये जो पहले आपने जिस तरह बात की, इन्होंने बात की कि जी शाहिद अफरीदी का पहले कहने लगे कि वो हैं नहीं खेलेंगे। अब शाहिद अफरीदी नहीं भी खेल रहे तो उनका ये देखें। हाँ। एक तो उनकी बहुत कमजोर टीम है, फियर ऑफ लूजिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट डिसीजन। और इस इवेंट में वो हारते हुए आ रहे थे। जी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। आपको लगता है कि उससे बचने के लिए वो एक पड़ रहे थे, वो एक पॉइंट जो पाकिस्तान से इनको मिला है वो ना मिलता तो आप सेमीफाइनल में भी ना होते। और फिर वेस्ट इंडीज से जीते हैं, वो भी एक वो पॉइंट भी अनफेयर था। वो भी मैं नहीं समझता कि वो एक क्रिकेटिंग स्पोर्टिंग सेंस में मैं सही विक्ट्री उसको कभी भी नहीं समझता, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले मुझे बड़े उसमें थोड़े डाउन से लगे और उन्होंने अपना फुल फ्लैज वो दिया नहीं है। लेकिन इंडिया का वतीरा है ये मैं आपको बताऊं। और हमें क्योंकि सिंस इट इज़ अ प्राइवेट लीग ना, ये कोई वर्ल्ड कप ऑफ लेजेंड जो है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड, ये कोई ICC की रिकग्नाइज नहीं है, किसी और की रिकग्नाइज नहीं है, कोई कायदो ज़वाबत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है इसमें।
तो आईसीसी तो कम से कम इस पे कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, ये वही कर सकते हैं जिन्होंने ये मैनेज की है। अब वो मैनेज करने वाले भी इंडियंस हैं, मतलब है जिन्होंने इस पे पैसा लगाया वो भी इंडियन है, तो वो फिर अपने तरीके से इसको शाह साहब कहते हैं कि वो हारने के लिए भी ज़ौक होना चाहिए, अच्छे तरीके से ग्रेसफुली हारना बड़ा जरूरी है। आपकी अगर टीम कमजोर है, आपकी टीम नहीं खेल सकती, जिस तरह आपने पूल मैचेस तकरीबन सारे आ रहे हैं मासवाए वेस्ट इंडीज के, और पाकिस्तान अनबीटन है सोफा, दे टॉप द पूल, और इंडिया तो बिल्कुल आखिर नंबर पे था ना, वो वेस्ट इंडीज से जीता तो सेमीफाइनल में पहुंचा। तो वो एक तो वीक टीम थी ना, ये रीजन भी था कि जी पाकिस्तान से बड़ा बुरी तरह मार जाएंगे, न खेलें सेमीफाइनल, न खेलें। दूसरा, इनका एक प्लानिंग थी कि एक नॉन इशू को, जो कि इशू है ही नहीं है, जो कि सब प्रूव हो चुका है कि इनकी अपनी कारस्तानी थी, वो जो बाने शाने बना रहे हैं कि फलाना अपनी कारस्तानी थी, वो प्रूव हो चुका है। हेडलाइन कैसे बनानी तो है, अब हाँ, अब वो उसको करते हैं। और अब देखने वाली बात है ना जी, अब एसीसी का इवेंट है, एशिया कप होने वाला है, देखते हैं 14 सितंबर को खेलते हैं नहीं खेलते। आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन क्रिएट करने के बाद वो एशिया कप में खेलेंगे? क्योंकि एक दफा नहीं हो सकता है, 3 दफा पाकिस्तान से खेलना पड़े। अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनका अपना फिर या पुल आउट कर लें। अगर वो खेलते हैं तो आपको नहीं लगता बैकलैश आएगा उनके अपने मुल्क से, जो उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी हुई है इस जंग को बेस बना के, तो उनका मीडिया उन पे बैश करेगा, या अगर वो आते हैं इस तरफ? देखिए, एक तो खुद होस्ट है ना वो, ये एशिया कप का होस्ट कंट्री कौन है? वो इंडिया है। अगर खुद ही पुल आउट करता है, खुद ही नहीं खेलता, तो वो तो एक बड़ा गलत मैसेज, नेगेटिव मैसेज ना सिर्फ एशिया में जाएगा बल्कि आईसीसी की तरफ भी जाएगा। तो कल आईसीसी के इवेंट होने हैं, कल वर्ल्ड कप होना है, फरवरी में वर्ल्ड कप होना है, फिर पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल आ गया श्रीलंका में, क्या नुकसान उठाएगी इंडियन टीम? नहीं, वो नहीं कर सकता। देखें, आईसीसी के एक रूल्स हैं, उसके कायदे व ज़वाबित हैं। ये ज़रूर आईसीसी ने बीच में इंटरवीन करके ये बात ज़रूर दोनों ममालिक से ये कही है कि ना आप इंडिया में जाकर खेलें, न इंडिया पाकिस्तान में आके, वो हाइब्रिड फॉर्मूला, आप हाइब्रिड जी न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर खेलें। और अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, फिर आईसीसी पे ओनस जाता है कि आईसीसी को कोई डिसीजन करना पड़ेगा इनके खिलाफ, लेकिन वो मेरे ख्याल अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया कि आईसीसी की इवेंट न खेले। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमने अपनी भी खामियां देखी हैं, कहाँ है। बांग्लादेश के अंदर तो बड़े बुरी तरीके से हम हार कर आए हैं सीरीज। अब वेस्ट इंडीज के साथ कल पहला मैच होने जा रहा है, कैसी देख रहे हैं आप पाकिस्तानी टीम की फॉर्मेशन? कैसा कॉम्बिनेशन है? कुछ बेहतर हमें रिजल्ट्स नजर आएंगे बांग्लादेश से? देखें जी, वो तो खैर नॉन रिकग्नाइज्ड इवेंट की बात थी, अब आपने रिकग्नाइज्ड इवेंट इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की। मैं समझता हूँ कि शायद हमने बांग्लादेश को बड़ा इजी ले लिया, और जिस तरह हमने पाकिस्तान बांग्लादेश आई, हमने 3-0 सीरीज जीती, हम वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, या हम बड़ी आराम से चलें, स्वीप ना किया तो 2-1 हम जीत जाएंगे। वो शायद एक चीज जो है वो पाकिस्तान को महंगी पड़ गई, तैयारी नहीं थी। अब जो है थोड़ा सा आपका बॉलिंग जो रिसोर्सेज है ना जी, वो एक्सपीरियंस्ड वन है। शहनशाह अफरीदी आ गए, हारिस रऊफ आ गए, हसन अली आ गए, तो मेरा ख्याल अब वो वाला इनएक्सपीरियंस आपका बॉलिंग अटैक नहीं है। दूसरा, आपका जो बैट्समैन है वो अभी भी मैं समझता हूँ खासकर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वो बड़े पोटेंट होंगे, बड़ा उनमें एक खासकर टॉप ऑर्डर जो आपका है, फखर जमान, साइम अयूब। आपको लगता है कि बाबर आजम और इन खिलाड़ियों को जो शामिल ना करने का फैसला किया गया है, ये दुरुस्त फैसला है, या बाबर की कमी, रिजवान की कमी हमें महसूस हो रही है? देखें, आपको थोड़ा सा आगे की तरफ देखना पड़ता है। बाबर आजम ने बहुत सर्व किया पाकिस्तान में T20 क्रिकेट के लिए। अब शायद उनका दौर वो T20 का, रिजवान का भी और बाबर आजम का भी, उनको एक मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती वाला काम है कि आप उनको कहें कि T20 इज ऑल अबाउट यंग लेग्स। क्या है फिर हमारे पास? हमने बांग्लादेश में देखा ओपनर्स हमारे बिल्कुल ही फारिग हुआ है टीम का, नहीं अच्छा खेले, लेकिन क्योंकि ये पहली उनकी सीरीज थी जी, दे आर फ्रेश, दे आर न्यू। मेरा ख्याल है इस सीरीज में आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतर करेंगे, और ख़ासकर आपका जो देखें, ज़रूर 1-2 की फॉर्म नहीं है। आप सबज़्यादा फरहान को देखें, कितना ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली, पाकिस्तान को मैच जो जिताया, सबज़्यादा फरहान की बैटिंग ने जिताया। फिर मैं होपफुल हूँ कि साइम अयूब अपनी फॉर्म में आएंगे, फखर जमान अच्छा खेलेंगे, और हारिस जो नहीं खेल सके, जो हारिस अभी तक उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया, वो इसमें क्लिक करेंगे। और हसन नवाज तो आपको पता है अब लोअर मिडल ऑर्डर में या लोअर ऑर्डर में खेलते हैं, और अब सलमान अली आ गए हैं। सलमान अली
जगह भी एक बड़े ज़बरदस्त ब्रिज है बिटवीन लोअर ऑर्डर एंड टॉप ऑर्डर, तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे इन वेस्ट इंडीज। लेट्स होप, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हमारी इंशाल्लाह इसके बाद पूरी एक देखिए सीक्वेंस है आगे। आगे पाकिस्तान ने और सीरीज खेलनी है, एशिया कप खेलने हैं, ट्राई सीरीज खेलनी है, फिर और सीरीज है, फिर देन इट विल गो टू द वर्ल्ड कप। फरवरी में वर्ल्ड कप है और होपफुली पाकिस्तान एक कंपेटिटिव और अच्छी विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया मुईशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एनालिसिस दे रहे थे पाकिस्तान की सियासत और राइट नाउ जो भारत की तरफ से रवैया अपनाया गया है पाकिस्तान ये चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अंदर। लेट्स सी कि दुनिया भी इसको देखे और मजीद एक्सपोज हो भारत और उसका रवैया जो है ना वो किस तरह से खेल को नुकसान पहुंचा रहा है, ये भी दुनिया को पता चल जाए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। ये वो फैसला है जिसका बराह रास्त जो असर है वो कारोबारी तबके, सनतकारों, सरमायाकारों और आम सार्फिन पर भी ज़ाहिर डायरेक्ट पड़ता है। बहुत सारे मौशी माहिरीन और कारोबारी शख्सियात ये उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि इस बार शरह सूद में नुमाया कमी होगी ताकि सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके, लेकिन हुकूमत ने वहीं पर स्टेबल रखने का फैसला किया। बिल्कुल, दिस इज द थर्ड मंथ हम कह सकते हैं। बिस्किट खा लें पहले। इंटरेस्ट रेट जो है ना, बिस्किट में कहा चुकी, इंटरेस्ट रेट जो है ना उसको रखा गया है बरकरार 11% पर ही। अब इसका मतलब हम क्या समझे कि क्या मुल्क में एक स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है जिसकी वजह से इसको मजीद कम या ज्यादा करने का फैसला नहीं किया गया। और ये जो टूल ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन अगर हम इसको समझें इंटरेस्ट रेट को, अगर ये कहना गलत नहीं होगा तो ये मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फरहान बुखारी साहब। फरहान बुखारी साहब, तीसरा महीना है इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा गया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बरकरार रखा जा सकता था या फिर गुंजाइश थी कि थोड़ा इसको सिंगल डिजिट में लेकर आ जाते? जी, ये तीसरी 2 माही है तो इसलिए या 1.5 महीने का अर्सा, तो 3 महीने से ज़्यादा है। बहरहाल बहुत समझ बूझ के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है और मैं समझता हूँ एक अच्छा फ़ैसला किया है। और इससे पहले जो बिल्डअप हुआ, हुकूमत से भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, कारोबारी तबकात, एक साहब ने तो कह दिया कि जी इकट्ठे 11% से 6% पे कर दें। वो बिल्कुल एक गैर संजीदा माहौल था। इस तरह इंटरेस्ट रेट के साथ आप खेलकूद नहीं कर सकते। और बाकी इसमें स्टेट बैंक गवर्नर कल एक ब्रीफिंग में थे, वहाँ पे उनसे सवाल भी हुआ कि उन्होंने ये कहा कि इस दफ़ा हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान का मुकम्मल माशी इस्तेहकाम हो, यानी हम जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें। ठीक है। अब आज जैसे खबर आई है मजीद कि अमेरिका के साथ कुछ अच्छी पेशरफ्त हुई है, डील हो गई है, हमारी डील हो गई है, कितने टैरिफ्स कम हुए हैं वो अभी पता चलेगा। लेकिन बहरहाल एक मुआहदा हुआ है। फिर एक बड़ी उसमें अच्छी खबर ये भी है कि वो अमेरिकी ऑयल एक्सप्लोरेशन और उसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि आज अच्छी खबरों का दिन जी, और फिर सुबह सैटेलाइट भी हमारे चाइना से टेक ऑफ हुआ है। अच्छा, जो शरह सूद में कमी की एक्सपेक्टेशंस थी कि नुमाया कमी हो सकती है, वो आपको लगता है अनरियलिस्टिक थी, वो पॉसिबल नहीं था इस तरह होना? मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ख्वाहिशात, मुख्तलिफ ग्रोहों की मुख्तलिफ ख्वाहिशात। ज़ाहिर है जिन लोगों ने बोरोइंग्स पे पैसा लेके गुजारा करना है वो तो कहेंगे कि जी कम से कम हो। और पिछले 1 साल में कमी हुई भी है, ये 22% से कहानी चली थी, अब 11% पे है। उससे मुल्क में गाड़ियों की सेल बेहतर हुई है, उसमें कुछ 1-2 और चीज़ों कारोबार में बेहतरी हुई है, स्टील और सीमेंट और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें बेहतरी हुई है, तो बेहतरी हो चुकी है। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ख़ास तौर पे ये कि जी 11% से आप उठा के और 6% पे कर दें या 8% पे कर दें, अनरियलिस्टिक था ना? जी बिल्कुल। और वो मखसूस अफराद और मखसूस ग्रो ऐसे हैं या सेक्टर्स ऐसे हैं, उनकी ख्वाहिशात के ताबे मुल्क की मईशत को नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर हमने अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है और बिजनेसमैन जो हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि अपने कारोबार को मजीद वसी करें, उसके लिए आपको लगता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना ही पड़ेगा मजीद, अगर इसके अंदर बेहतरी हमें करनी है तो? इंटरेस्ट रेट सिर्फ एक फैक्टर है, उसके अलावा कई फैक्टर्स हैं। बट ये वो फैक्टर है ना जो बहुत ज्यादा और बहुत सारे शोबों को अफेक्ट करता है, जिस पे आवाज़ें बहुत निकलती हैं। और लेकिन ये कि लोग फिर नज़रअंदाज कर देते हैं कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पे कॉस्ट ऑफ बिजनेस को एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, उसे कम करने के लिए आपको बिजली के निर्ख की भी ज़रूरत है, जिसके लिए बिजली के निज़ाम में बड़े पैमाने पे इस्लाहात
की ज़रूरत है, आपको और भी शोबों में काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त हुकूमत टैक्स रिफॉर्म्स पे भी काम कर रही है, गो के ट्रेडर्स की तरफ से हिस्ब साबिक, हिस्ब आदत एक पुशबैक भी आ रहा है। लेकिन अगर हुकूमत इस सिमत में चलती रहे और बार बार स्ट्रीट प्रेशर यानी जो सड़कों पे प्रेशर आता है उसके ताबे ना रखे अपने आप को, तो ये आखिर में पाकिस्तान को एक बेहतर जानेब, एक बेहतर सिमत में लेके जा सकता है। स्टेबल रहे ना, असल मसला है स्टेबल रहने का। अगर फ्लक्चुएट करती रहेंगी चीज़ें तो फिर मसाइल। जी बिल्कुल, और एक सिमत में चलें और फिर मुल्क में किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन मईशत के साथ ठीक है जो है ना कि एकदम से आप तब्दीली कर देते हैं, एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होती है। ठीक है, ये हर दूसरी हुकूमत के पीछे वालों को बुरा कहती है, उससे निकलें। वक्त हमारे पास हो गया खत्म। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छी बात मुझे लगती है फरहान साहब की, मुख्तसर वक्त में ना बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं सारी सिचुएशन को। वंस अगेन थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।